जो वैल्यू ऑफ वोट्स है, भारत के इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स की क्या वोट वैल्यू है, ये समझना है। एक बार आप जरा दोहरा लीजिए, कुल कितने लोग हैं? विधानसभाओं से आने वाले 4120 लोग, लोकसभा से 543, राज्यसभा से 233, दोनों मिला के 776, और ये सारे मिला के 4896। ये वोट्स हैं या वोटर्स हैं? वोटर्स हैं, वोट्स नहीं है, वोटर्स हैं। वोट तो बहुत ज़्यादा है। अब इनका वोट की वैल्यू कैसे आएगी, इसका संबंध आर्टिकल 55 के साथ है। 54 तो सिर्फ ये बताता है कि इस कॉलेज में कौन कौन होगा। 55 ये बताता है कि वोट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। और 55 में दो प्रिंसिपल दिए, फेडरल प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं। वो कहता है कि मतलब अगर प्रिंसिपल्स की बात करें, सिद्धांतों की बात करें, तो दो सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत यह है कि सभी राज्यों से स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन बराबर होना चाहिए। ये वर्ड है, स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन बराबर होना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हर राज्य के हर व्यक्ति की बराबर भागीदारी राष्ट्रपति के चुनाव में होनी चाहिए। यानी देश का हर नागरिक बराबर वैल्यू रखता हो राष्ट्रपति के वोट में। इसका बेसिक मतलब ये, समझेंगे कैसे होता है। और देश का हर नागरिक बराबर वैल्यू रखे तो लोकतंत्र का सही सिद्धांत है। इसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं अभी समझ में आता है। और दूसरा शब्द है पैरिटी होनी चाहिए, समतुल्यता होनी चाहिए। पहले वाले में क्या लिखा है, जो बराबर है उसके लिए शब्द है यूनिफॉर्मिटी। दूसरे में लिखे पैरिटी होनी चाहिए, किस किस में? सेंटर और स्टेट्स में। यानी राज्यों की भूमिका और केंद्र की भूमिका में बराबरी होनी चाहिए। न तो राज्य हावी हो न केंद्र हावी हो। पहला क्या है, सभी राज्यों का स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन आपस में बराबर हो, ताकि किसी राज्य को किसी और राज्य से शिकायत ना हो। और दूसरा, सभी राज्यों का मिलाकर और केंद्र का, इनकी वैल्यू बराबर हो, पैरिटी हो, ताकि राज्य भी हावी ना हो सके और केंद्र भी हावी ना हो सके। ये दो प्रिंसिपल्स लेके चले। अब इसी प्रिंसिपल के बेस पे वैल्यू ऑफ वोट निकलती है। वैल्यू ऑफ वोट कैसे निकलती है? पहले निकलती है विधानसभा के मेंबर की, संसद की बाद में निकलेगी, पहले विधानसभा की। एकदम सिंपल प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल यह है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, राज्य की कुल जनसंख्या, इसको भाग कर दीजिए विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से। विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर जो हैं, निर्वाचित सदस्य। बेसिक सिस्टम इतना ही है। पर दिक्कत यह है कि इसमें संख्या बहुत बड़ी आ जाती है और बहुत बड़ी संख्या में कैलकुलेशंस करना मुश्किल होता है। तो तय हुआ कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए जो संख्या आएगी, इसको 1000 से भाग दे देंगे ताकि संख्या छोटी आए। इसका सिर्फ इतना पर्पस है, ताकि संख्या छोटी आए। और ये जो निकलेगा, ये उस राज्य के विधानसभा के एक मेंबर के वोट की वैल्यू होगी। टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, और जो रिजल्ट आ जाएगा उसको 1000 से भाग कर देंगे। तो जो आएगा निष्कर्ष, वो कहेंगे कि उस राज्य के एक विधायक के वोट की वैल्यू ये है। सिंपल सा एग्जांपल, पहले आसान सी बात समझें। मान लीजिए कि एक राज्य की जनसंख्या है 10 लाख, छोटा राज्य है, और मान लेते हैं कि उस राज्य में लगभग 1 लाख पर एक विधायक होता है। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि 10 वहाँ पर सीटें हैं विधायकों की। तो 10 लाख की पॉपुलेशन को 10 से भाग दे देना है, तो ये संख्या हो गई 1 लाख। अब विधायक के 1 लाख वोट थोड़े ज़्यादा लगते हैं सोचने में कि इतने वोट कैसे लेके जाएगा बेचारा, बहुत तो सिंप्लीफाई करने के लिए, आसान करने के लिए सिर्फ इसको 1000 से भाग दे देना है।
तो 3 0 और हटा दीजिए। अब विधायक के वोट की वैल्यू हो गई 100। इस राज्य के हर विधायक के वोट की वैल्यू 100 होगी। अब आप ये बताएं कि क्या ज़रूरी है कि हर राज्य के विधायक के वोट की वैल्यू आपस में बराबर ही हो? मतलब दो प्रश्न अलग अलग हैं। एक राज्य के सभी विधायकों के वोट की वैल्यू बराबर होगी या नहीं होगी? बराबर होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश और असम के विधायकों के वोट की वैल्यू बराबर होगी, ज़रूरी है या नहीं? नहीं, हो भी सकती है। जैसे तुक्के से तमिलनाडु और झारखंड दोनों के विधायक के वोट की वैल्यू 176 है। तुक्का लग सकता है ऐसा कि कैलकुलेशन की एग्जैक्टली वही निकल गया। उत्तर प्रदेश के बाद तमिलनाडु ही आता है और तमिलनाडु के साथ झारखंड भी आता है, दोनों 176। बिहार एक से चूक गया है, 175 पे आ गया है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि सेम वैल्यू निकल जाए, पर सेम वैल्यू निकलेगी ऐसी गारंटी नहीं है, इस बात की कोई बाध्यता नहीं है। इसमें एक पॉइंट और समझना है, वो पॉइंट है कि टोटल पॉपुलेशन जो है वो कौन सी पॉपुलेशन है। अब इसके बारे में 3 बातें हैं। जो मूल संविधान था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें सिर्फ ये लिखा था कि जो लेटेस्ट जनसंख्या जिसके आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं, तो पब्लिश्ड रिजल्ट्स जिस सेंसस के आ चुके हैं, और आपको पता है कि सेंसस हमारे यहाँ एक वाले वर्ष पे होता है, जिसके अंत में एक आता है, 2001, 2011, फिर 2021, 1921, 31 सब आप जानते ही हैं। रिपोर्ट फाइनल पब्लिश होने में 1 से 2 साल कभी कभी लग जाते हैं, तो आप मान के चलिए कि 2011 है तो 2012 में, बहुत हुआ 13 में रिपोर्ट पब्लिश हो जाएगी। तो जिस लेटेस्ट सेंसस के रिजल्ट्स पब्लिश हो चुके हैं, वो जनसंख्या काउंट की जाएगी उस राज्य की, ताकि उस राज्य की वैल्यू निकाल सके। ये हर 10 साल पे होता था, जैसे अमेरिका में होता है हर 10 साल पे, हमारे यहाँ भी होता था। तो 1951, 1961, 1971 तीनों बार ये किया गया, आराम से किया गया, इसमें कहीं कोई दिक्कत थी नहीं। लेकिन उसके बाद एक ऐसी दिक्कत आई जिसने हमारे इस प्रिंसिपल को खारिज कर दिया। मतलब बहुत ईमानदारी की बात है कि इसमें से पहला प्रिंसिपल हम छोड़ चुके हैं। वो छोड़ इसलिए चुके हैं कि आपको पता है कि 1950 के दशक से ही भारत ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कार्यक्रम चलाने शुरू किए। दुनिया में सबसे पहला देश था जहाँ ये उपाय शुरू किए गए, आखिरी भी है, उपाय चल ही रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा उससे। सबसे पहले तो हम ही थे। हुआ ये कि इसमें दक्षिण भारत हमसे आगे निकल गया उत्तर भारत से। उत्तर भारत आपको पता है कि वो चेतना के स्तर पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाता है चीज़ें समझने में। दक्षिण भारत इस मामले में थोड़ा सा बेहतर है, जल्दी सीखता है चीज़ों को। दक्षिण भारत में 60s में ही रिजल्ट्स बेहतर आने शुरू हो गए, पॉपुलेशन कंट्रोल होने लगी। अब 70s में इंदिरा गांधी के सामने एक सवाल रखा गया। दक्षिण के राज्यों ने कहा कि हम लगातार पॉपुलेशन कम करने का प्रयास करते हैं, सफल भी हो रहे हैं। उत्तर भारत के राज्य जो मोटे तौर पर बीमारू राज्य कहलाते थे उस समय, इनको पॉपुलेशन कम करने में कोई रुचि नहीं है, यहाँ बढ़ती जा रही पॉपुलेशन। और सिद्धांत ये कहता है कि विधानसभा के सदस्यों की संख्या भाग होती है जनसंख्या से। इससे हमारे जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज़्यादा है उसके वोटर की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा है, कुल वोट्स की वैल्यू भी ज़्यादा है। और इसका मतलब ये हुआ कि जो जनसंख्या कम करने का प्रयास कर रहे हैं राज्य, उनको नुकसान झेलना पड़ेगा हर ऐसे इलेक्शन में जहाँ पर तुलना होगी आपस में। तो उन्होंने उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से कहा कि आप बता दीजिए, या तो कुछ ऐसा कीजिए कि हमें प्रेरणा यही रहे कि जनसंख्या नहीं बढ़ानी है, और कंपटीशन ही करना है तो फिर ठीक है, फिर हम भी अपने लोगों से क्यों कहें। अब संजय गांधी उस समय भारत के एक युवा नेता थे जिनका जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बड़ा कठोर किस्म का विचार था। नसबंदी कार्यक्रम आप जानते हैं, इमरजेंसी के दौरान हुआ। इमरजेंसी के समय क्या क्या हुआ उसकी कहानी अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, वो बताएंगे कैसा माहौल था उस समय। तो इंदिरा जी को लगा कि अब पॉपुलेशन को रोकने के लिए कुछ तो उपाय करना होगा। तो उन्होंने क्या किया, संविधान का जब 42वां संशोधन हुआ, कब की बात है ये तो मूल संविधान से ज़्यादा लोगों को याद रहता है क्योंकि उसके बराबर ही था लगभग। 42वां संशोधन 1976 हुआ, तो उसमें उन्होंने एक काम किया, मैंने बहुत सारे काम किए, उसमें एक काम ये भी किया कि आर्टिकल 55 में लिखवा दिया
कि 2000 ईस्वी के बाद पहली जनगणना के निष्कर्ष आने तक ये जनसंख्या 1971 की जनगणना के निष्कर्षों को ही रेफर करेगी। यानी जब तक 2000 के बाद सेंसस ना हो, यानी कि 2001 में सेंसस होगा, 2002 या 2003 में रिजल्ट्स आएंगे, तब तक 1971 की पॉपुलेशन को ही राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की जनसंख्या माना जाएगा। तो बात निपट गई। उत्तर के राज्य कुछ परेशान हुए कि इतना मुश्किल से जनसंख्या उद्यम कर रहे थे, उसका फ़ायदा मिलना बंद हो गया हमें तो, लेकिन सहमति बन गई कि ठीक है। और जब 2000 ईस्वी आ गया तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी उस समय एनडीए की सरकार चला रहे थे। अब उनको लगा क्या किया जाए इसमें, क्योंकि इस बीच में उत्तर भारत के राज्य और बड़े हो चुके थे संख्या में। अगर उनको मौका मिल जाता तो आप समझ सकते हैं कि दक्षिण भारत की पूछ कम हो जाती इस चुनाव में। तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 42 को डबल कर दीजिए, 84वां संशोधन किया, और ये बात है 2001 की। और 84वें संशोधन से सिर्फ इतना किया कि जहां 2000 लिखा था वहां 2026 लिख दिया। और इसका मतलब है कि 2026 के बाद पहली जनगणना यानी 2031 के रिजल्ट जब तक नहीं आते हैं, यानी कि 2032-33 तक राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की जनसंख्या वही काउंट होगी जो कि 1971 की थी। उत्तर प्रदेश 208 पे चल रहा है 1971 के रिकॉर्ड से। अगर ये आज का रिकॉर्ड होता, मेरे ख्याल तो हज़ार के आसपास पहुंच गया होता कि जनसंख्या तो तब से काफ़ी बढ़ गई है। या तो 1000 की जगह 10 लाख से भाग करना पड़ेगा तब जाके संख्या ठीक आएगी, पर तो बहुत बड़ी संख्या आएगी। तो पहला स्टेप है वैल्यू ऑफ वोट्स में कि किसी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के वोट्स की वैल्यू कितनी होगी। इसका फार्मूला सिंपल है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इन 1971 उसको भाग कर दीजिए राज्य की विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों के स्थान कितने हैं। कोई 2-4 सदस्य मान लीजिए लापता हो गए तो कम नहीं करना है, स्थान कितने हैं उससे भाग करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उसको 1000 से फिर भाग कर देंगे। अब भाग आने के बाद जो रिजल्ट आएगा, अगर दशमलव में आता है, दशमलव के बाद 3 डिजिट्स तक लेंगे, जैसे 437 या 612, 3 के बाद तो लेंगे ही नहीं। और जब 3 तक लेंगे, अगर ये 500 से बड़ा है तो +1 कर देंगे, 500 से कम है तो इसको कैंसिल कर देंगे ताकि राउंड फिगर में हो, डेसिमल्स में ना जाए। इसका ये सिस्टम संविधान में लिखा हुआ, साफ साफ लिखा हुआ कि 3 अंकों तक लेंगे, 3 भिन्नों तक, और 500 से ऊपर प्लस कर देंगे, 500 से नीचे कैंसिल कर देंगे। जब पहला स्टेप पूरा हो जाता है, यानी कि राज्यों की विधानसभाओं के मेंबर्स के वोट हम काउंट कर लेते हैं, उनकी वैल्यू काउंट कर लेते हैं, तो हम दूसरे लेवल पे चले जाते हैं, और वो ये है, अभी की जो स्थिति है, विधानसभाओं के जो टोटल वोट्स हैं उनकी संख्या है 549,474। ये है विधानसभाओं के कुल वोट्स अभी की स्थिति में, लंबे समय से वही स्थिति है। अब सेकंड स्टेप जो है वो है कि हमें एमपीज के वोट्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ ये ध्यान रखना है कि एमपी लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, उसके वोट की वैल्यू यहाँ बराबर होती है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोकसभा है कि राज्यसभा है, समान है। सरल सा फार्मूला है, क्योंकि दूसरा प्रिंसिपल क्या है, जितने वैल्यू सारे राज्यों के सम्मिलित मूल्य है वोट्स का, उतनी ही वैल्यू केंद्र के वोट्स की होनी चाहिए, यानी कि लोकसभा राज्यसभा की होनी चाहिए। तो सरलतम फार्मूला ये है कि सभी राज्यों के सभी विधायकों के मतों का मूल्य, यहां सभी विधायक में सभी हैं, निर्वाचित हैं, सिर्फ सारे राज्यों के सारे विधायकों के वोट्स की वैल्यू को जोड़ लीजिए आपस में। पहले क्या करेंगे, एक विधानसभा जोड़ लेंगे, 40 सीटें हैं, 2000 वोट वैल्यू है, 80,000 इस विधानसभा का हो गया। 31 की 31 विधानसभाओं की टोटल वैल्यू जोड़ ली, फिर उसको आपस में जोड़ लिया, और जो संख्या आ गई उस संख्या को भाग दे दिया सभी निर्वाचित सांसदों की संख्या,
सभी निर्वाचित सांसदों की संख्या से भाग देंगे तो कुल मिला के वही स्थिति बन जाएगी जो हम चाह रहे थे। तो जो भाग दिया जाता है किस संख्या को किससे, 5,49,774 को हम भाग देते हैं, किससे देंगे भाग, 776, क्योंकि 500 कितने वाली है 43 और यहाँ 233, 776 हुए। और जब इसको भाग देंगे तो जो रिजल्ट आता है वो आता है 708.0 कुछ आता है, तो उसको हटा के 708 मान लेते हैं। अब ये 708, ये बताइए कि 708 सारे सांसदों का कुल है या एक सांसद के वोट की वैल्यू है? एक सांसद के वोट की वैल्यू है। तो एक सांसद के वोट की वैल्यू हुई 708। जब इसको 776 से गुणा करेंगे तो एग्जैक्टली ये संख्या नहीं आती है। तो जब एमपीज़ की बात करते हैं तो ये आती है 5,49,408, क्योंकि वो निकटतम मल्टीप्लिकेशन इसी पे आके रुकती है। और अगर आपसे पूछे कुल वैल्यू ऑफ वोट्स कितनी है तो 10,98,882 ये वोट्स की वैल्यू है। जो अमेरिका में 538 है, हमारे यहाँ 10,98,882 है। हमारे यहाँ वोट डालने कितने लोग जाते हैं? 4,896। और वहाँ कितने जाते हैं? 48 राज्यों से एक एक व्यक्ति जाता है सिर्फ। 2 राज्यों से 5 और 4 9, 48 + 9 57 लोग वोट डालते हैं सिर्फ वहाँ पर। ध्यान से समझ लेना है, अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं केवल 57 व्यक्ति और वोट हैं 538। हमारे यहाँ वोट डालने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 4,896 और वोट कितने हैं? 10,98,882। सांसद के वोट की वैल्यू 708 है। जहाँ तक विधायकों की बात है, ये ध्यान रखना है कि इसमें सबसे ऊपर यूपी 208, इसके बाद तमिलनाडु और झारखंड 176, ये हाईएस्ट हैं। और लोवेस्ट में आप सिक्किम को ध्यान रखिए 7, और अरुणाचल प्रदेश को लेंगे तो उसमें 8 हैं। अरुणाचल प्रदेश 1-2 राज्य और भी 8 की वैल्यू पर। डिस्पैरिटी देखिए कितनी है, एक विधायक की वोट की वैल्यू 7 और एक विधायक की 208, इतना डिफरेंस है। वोट की वैल्यू को लेकर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आपके मन में तो पूछिए। भारत, अमेरिका, कोई और? स्पष्ट एकदम। तो अब आइए, वो इसलिए अलग होता है कि हर राज्य की जनसंख्या अलग है। स्पेशली अगर आप संविधान का आर्टिकल 371 देखेंगे, हमारे नियम बड़ा सिंपल सा है कि जनरली हर राज्य में जनता और विधायकों की संख्या का अनुपात समान रखने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो छोटे राज्य हैं, एक नियम ये भी है हमारे संविधान में कि 60 से कम विधानसभा के मेंबर्स नहीं होंगे। हालांकि 371 में हमने कुछ राज्यों को कम की छूट दी है, 40 की दी है, 36 की दी है, ऐसे दे रखी है। ये राज्य ऐसे हैं कि जनसंख्या इतनी कम है कि वहाँ के मेंबर्स की संख्या कम करने के बाद भी प्रति मेंबर रिप्रेजेंटेशन कम लोगों का हो पाता है, इसलिए ये डिस्पैरिटी पैदा होती है। दूसरी बात 1971 से है, 71 तक जो जनसंख्या में डिस्पैरिटीज आ गई थी वो तो आई गई थी, उसके बाद तुमने रोक दिया है। और फिर उस समय जो माइग्रेशन वगैरह हुआ करता था, कई ऐसे फैक्टर्स होते थे, इसलिए आप देखेंगे कि बाकी राज्यों में अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है, वो 208 से 150 के बीच में आमतौर पर दिखता है। केवल वो राज्य जो 371 में आते हैं, जिनको विशेष प्रावधान दिए गए हैं, उन राज्यों में आप देखेंगे कि जनसंख्या और विधायकों की संख्या का अनुपात काफ़ी अलग हो जाता है। ऐसे राज्यसभा में भी आप देखेंगे। भारत ने क्या किया कि राज्यसभा में उतना गैप ना हो, ये व्यवस्था की, लेकिन गैप तो है, जनसंख्या के सिद्धांत तो वहाँ भी है। इसलिए लोकसभा में उत्तर प्रदेश की सीटें 80 हैं और इन 7-8 राज्यों की सीट 1। राज्यसभा में इन 7-8 की सीट फिर 1 है, लेकिन वहाँ उत्तर प्रदेश की 31 सीटें हैं। तो 80 और 1 का अनुपात नहीं होने दिया, उसके बाद भी 31 और 1 का अनुपात तो है। अमेरिका ने अनुपात का सिस्टम खत्म करके सिंपल 2 सीनेट बात खत्म हुई, लोकसभा कुछ भी हो, राज्यसभा में 2 ही सीटें रहेंगी। तो हर देश का अपना तरीका है। हम लोगों ने जो किया हुआ है, उन 7-8 राज्यों को सीटें ज़्यादा दी हैं विधानसभा में, ताकि विधानसभा ऐसा ना हो कि 3 लोग बैठे विधानसभा में, 2 बीमार पड़ गए,
अब एक ही आया, वही स्पीकर है, वही मेंबर है, ऐसी स्थिति ना हो जाए, इसलिए कुछ नंबर दे दिया है। अब वैल्यू आपको पता लगी वोट की। अब अगले स्टेप पे जो चीज़ होगी उसको हम बोलेंगे इलेक्शन, यानी कि वोटिंग। वोटिंग कैसे होगी? क्योंकि ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट अब विस्तार में आने वाला है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिंपल सा मतलब है कि वोटिंग प्रेफरेंशियल होगी, वरीयता पर आधारित होगी। तो इस वोटिंग को बोलते हैं प्रेफरेंशियल वोटिंग या वरीयता पर आधारित मतदान। और इस मामले में लोकसभा, विधानसभा, पंचायत से अलग हो जाता है। इसमें क्या क्या देखना पड़ता है? तो जैसे मान लीजिए आप वोट डालने गए, हम ऐसा करते हैं ना, 4 उम्मीदवार मान लेते हैं, A B C D, या कुछ नाम रखना चाहेंगे इनके? ABCD ठीक है, ठीक है। तो आप जब वोट डालने जाएंगे, ऐसा बैलेट पेपर है मान लीजिए। अगर आप लोकसभा का वोट डालें, विधानसभा का डालें, वो भी ऐसा ही होता है, मशीन या बैलेट पेपर जो भी होता है। उसमें आपको ये करना होता है, आप गए, अगर मशीन है तो किसी एक पर बटन दबाया और बाहर आ गए। अगर आप सोचें कि इस पर भी दबाए तो यही मेरा परिचित है, जैसे उस पर दबाया तो वोट किसको मिला? किसी को नहीं मिला, इनवैलिड हो गया, वेस्ट हो गया वोट आपका। लेकिन इसमें क्या है, आपको इन सब के सामने प्रेफरेंस मेंशन करनी है। ऐसा होता है, जीवन में होता ही है। जैसे आपसे कोई पूछे कि आपको विवाह के लिए जीवन साथी कौन चाहिए, और 4 रिश्ते आए हुए हैं, ऐसा होता नहीं, जैसे 4 रिश्ते हैं, आपको उनमें से चुनना है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि सामने वाला आपको चुनेगा या नहीं। मतलब आपको ये डर है कि मैंने चुन भी लिया और वहाँ से जवाब आया कि नहीं, तो आप बैकअप ऑप्शन लेके चलते हैं ना। तो आपने कहा देखो सब ठीक रहा तो मैं C को चुनूंगा, पर एक खतरा भांपते हुए कि C भी तो मना कर सकता है। तो आपने कहा अगर C से बात नहीं बनेगी तो फिर A को चुन लेंगे, A नहीं तो फिर D भी ठीक है, B तो नहीं ही, लेकिन कोई नहीं तो अकेले से अच्छा है कि B ठीक है। ऐसे तो लाइफ में डिसीजन लिए जाते हैं। जब आप चुनते हैं तो चुनने की प्रक्रिया तो यही होती है कि बेस्ट प्रेफरेंस ये है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, तू नहीं कोई और सही। तो इस तरह से रास्ते निकलते हैं। ऐसे राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट डालने जाएगा, ABCD लोग हैं, वो बताएगा कि मैं चाहता हूँ राष्ट्रपति ये बने, अगर ये नहीं बन सकता है किसी वजह से तो मैं चाहता हूँ कि ये बने, अगर A भी नहीं बन पा रहा है तो मैं चाहूँगा कि D बने, और D भी नहीं बन पा रहा है तो मैं चाहूँगा कि B बने। उसको ये बताना होता है कि मेरे प्रेफरेंसेस क्या हैं। आप IAS का फॉर्म भरेंगे, आप स्टेट्स की प्रेफरेंस भरेंगे कि अगर मैं IAS बन गया तो मैं चाहता हूँ कि मुझे उत्तर प्रदेश मिले, ये ना मिले तो बिहार मिले, ये भी ना मिले तो ये मिले। करते करते पूरा 25-26 की लिस्ट भरनी पड़ती है, क्योंकि कुछ राज्यों के कॉम्बो ऑफर होते हैं, उसमें कॉम्बिनेशंस होते हैं। और अंत में आप लिखते हैं लास्ट में नागालैंड, कुछ भी ना मिले तो नागालैंड मिल जाए, चलिए कोई बात नहीं, वहाँ भी चले जाएंगे, क्योंकि आपकी रुचि वहाँ जाने की नहीं है, पर प्रेफरेंस में आप उसको अंत में तो रखेंगे ही। ऐसे सर्विसेज की प्रेफरेंस पूछते हैं आपसे, नंबर 1 पर IAS, नंबर 2 पर IPS, फिर IFS, ये ना मिले तो IRS मिल जाए, IRS ना मिले तो ये वाला मिल जाए, IRTS मिल जाए, ये मिले वो मिले, और अंत में सबसे लास्ट में कोई ऐसी सर्विस जो बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन अगर उन सब में नहीं आ पाए तो फिर यही मिल जाए। इसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल वोटिंग, जो आप UPSC के फॉर्म में करते हैं एक तरह से, वैसे ही यहाँ होती है। तो सब लोग गए, अपना अपना फॉर्म भरा, गुप्त मतदान होता है। मज़े की बात यह है, और क्योंकि सीक्रेट वोटिंग होती है इसलिए इस पर विप काम नहीं करती है। लोकसभा या विधानसभा में तो क्या होता है कि पार्टीज विप जारी कर देती हैं, और विप का मतलब है कि आपको इसको मानना होगा। अगर नहीं माना तो जो हमारे संविधान की 10वीं अनुसूची है, जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, दल बदल विरोधी कानून कहते हैं, उस परिभाषा के अंतर्गत उस व्यक्ति ने अपने दल के विरोध में काम किया है। और दल के विरोध में काम करने का सरल सा मतलब है कि अगर उस दल का संगठन 15 दिनों में उस व्यक्ति को इस कृत्य के लिए माफ़ न करे तो उसकी मेंबरशिप समाप्त हो जाएगी, वो MP ही नहीं रहेगा, MLA ही नहीं रहेगा। थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि इससे MLAs और MPs की आज़ादी खत्म हो जाती है, उनको वही करना पड़ता है जो उनका दल कहता है। लेकिन फिर वही बात है कि ऐसी नौबत आई क्यों, उसके लिए जिम्मेदार भी कोई और नहीं है, MPs और MLAs ही हैं। जब उन्होंने पूरी भीड़ की भीड़ लेके, झुंड के झुंड लेके दल परिवर्तन किया 60-70 के दशक में, 80 के दशक में,
तो फिर सरकारों को यही समझ में आया कि ऐसा प्रावधान करें। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को कि हमारे देश में एंटी डिफेक्शन लॉ बनाने की नौबत आ गई, लेकिन अब ऐसी नौबत ले आए हैं तो फिर कानून काम करता है। इसमें काम नहीं करता है, राज्यसभा में भी नहीं करता था। और राज्यसभा के चुनाव में कुछ साल पहले क्या हुआ, अजीब सा खेल। कुछ लोग जो बहुत पैसे वाले थे इलेक्शन में खड़े हुए, मैं नाम लेने से बच रहा हूँ उनका, सीधे सीधे वोट खरीदे, ऐसा कहा जाता है। इतना पैसा ऑफर किया कि वोट मिलना ही था उसको। कंडीशन ये लगा दी कि अगर जीतूंगा तो बैलेंस दूंगा, वरना नहीं दूंगा। पेशगी दे दी पहले। मतलब कहा तो जाता है कि विजय माल्या भी ऐसे इलेक्शन जीते पहले, और भी कुछ लोगों के बारे में कहा जाता है। अब पार्टी कह रही कि नहीं, आप इसको वोट देंगे, प्रेफरेंस देनी है, इसको देना है, फिर सेकंड प्रेफरेंस इसको देनी है, और लोगों को कहीं से पैसा मिल रहा है बहुत ज़्यादा, विधानसभा के मेंबर्स को जो राज्यसभा के लिए चुनते हैं। गुप्त मतदान था, और गुप्त मतदान के नतीजे वो आए जो पार्टी ने कहा था वो नहीं आ रहे थे, और बाकी लोग चुन रहे थे। तो पार्टीज़ को लगा कि इतनी मेहनत करके पार्टी खड़ी करते हैं, सब लोगों को चुनवाते हैं, और फिर ये अपनी मर्जी से कहीं और वोट डालाते हैं। शायद ये भी कि जो पैसा हमें मिलना चाहिए था वो इनको मिल गया अलग से। पैसा तो पार्टी फंड में जाना चाहिए था, अगर पैसा लेना ही था तो एक प्रयास किया गया, 2006 का मसला है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में चेंज किया गया। और अब मज़े की बात ये हो गई है कि अब इन चुनावों में गुप्त वाला मामला ख़त्म हो गया है। अब राज्यसभा का चुनाव होता तो हाथ खड़े करके होता है, यानी पता होता है किसने किसको वोट दिया है, और इसका मतलब वहाँ पर विप लागू हो सकता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में विप लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि गुप्त मतदान संविधान में लिखा हुआ है। आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल 55 साफ साफ कहता है कि मतदान गुप्त होगा। और गुप्त मतदान में कहेगा विप, किसी को कैसे पता लगेगा। अच्छा, बहुत रोचक बात यह कि पिछले इलेक्शन में जब प्रणब मुखर्जी खड़े हुए थे और उनके सामने खड़े हुए थे संगमा साहब, पी संगमा, तो एक खबर बहुत प्रचलित हुई कि मुलायम सिंह यादव का वोट खारिज कर दिया गया। तो जब ये खबर आई तो मैं चिंतित इस बात से हुआ कि गुप्त मतदान में पता कैसे चला कि उनका वोट है। जब मतदान गुप्त है तो ये पता कैसे चला कि मुलायम सिंह यादव का वोट है। आपने सुना हुआ है उनका वोट खारिज हो गया था, तो ये इन्फॉर्मेशन मिली कैसे? या तो गलती से नाम लिख दिया ऊपर अपना, कई लोग कॉपी शुरू करने से पहले नाम लिखते हैं, ओम और नाम लिख के आते हैं, या तो ऐसा कुछ किया हो, वो तो स्कोप आया नहीं। खैर बाद में जब उसको मैंने पढ़ा तो पता लगा कि गलती ये हुई कि उनको वोट डालना था प्रणब मुखर्जी को। तो जब उनको बैलेट पेपर मिला, गलती से उन्होंने नंबर 1 पे भर दिया पी संगमा। तभी उनको रियलाइज़ हुआ तो उसको फाड़ दिया और बोले दूसरा दो। दूसरे में नंबर 1 पर भरा वही जो उनके थे, प्रणब मुखर्जी जी। इस पर बीजेपी ने शोर मचा दिया कि एक वोटर को 2 वोट कैसे मिल सकते हैं। इस पर फिर पंचायत बैठी, पंचायत ने फैसला किया कि बात सही है, दूसरा वोट कैंसिल किया जाए। तो शायद बीजेपी से किसी ने कहा तो पहले तो मान लो, क्योंकि पहला उनके फेवर में था। तो पहला इसलिए नहीं माना गया कि वो गुप्त नहीं रहा था, और दूसरा इसलिए नहीं माना कि वो पहला नहीं था, और इस वजह से मुलायम सिंह जी का वोट कैंसिल हो गया। और ये बात बहुत हाईलाइट हुई कि उनका वोट राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं पड़ पाया इस वजह से। अब मान लीजिए कि सबने वोट डाल दिया, हम 4 ही उम्मीदवार मान लेते हैं, ABCD। अब जो इसमें सबसे रोचक और सबसे जटिल मामला है वो ये कि हम इसकी काउंटिंग कैसे करेंगे। अब कॉमन सेंस से बताइए कि अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग इस तरह से होती है या सीधे एक के नाम पर ठप्पा लगाना होता है? बस एक ही नाम, क्योंकि विनर टेक ऑल, जिसको 50 के ऊपर मेरे सारे वोटर्स के। तो वहाँ ये सब झंझट नहीं है, वहाँ सिंपल है। अमेरिका के लोग उतनी गहरी बात समझ नहीं पाते ना जितने भारत के लोग समझ लेते हैं, इसलिए जानबूझ के यहाँ थोड़ा मुश्किल सिस्टम बनाया गया। हाँ, हो सकता है कि पूरा राज्य एक को ही दे। भीड़ तंत्र की पहले निशानी है कि सबको एक जैसा ही सोचना पड़ेगा, तो ये अच्छी बात थोड़ा है। अगर एक राज्य के आधे लोग इसके पक्ष में आधे उसके पक्ष में, इसमें क्या परेशानी है? विपक्ष को क्यों महत्व नहीं मिलना चाहिए? तो ठीक है, तर्क आपका ठीक है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है लोकतंत्र के लिए कि अगर कैलिफोर्निया के 47-48% लोग चाह रहे हैं कि हम इसको राष्ट्रपति बनाएं
और 52% होते ही या 51 होते ही आपने उन 49 को एकदम खारिज कर दिया और सारे वोट उनके भी भेज दिए दूसरे व्यक्ति के पास। इसको अच्छा सिस्टम क्यों कहेंगे? खराब ही है। अब आइए सबसे रोचक स्थिति, इसको बोलते हैं काउंटिंग ऑफ वोट्स। अच्छा, इलेक्शन के समय ध्यान रखना है, जब दूसरा इलेक्शन हो रहा था, राजेंद्र बाबू भारत के पहले राष्ट्रपति, वैसे भी पहले और इस सेंस में भी पहले और आखिरी कि जो 2 बार राष्ट्रपति रहे। भारत का संविधान कहता है कि कितनी बार भी राष्ट्रपति रह सकता है, उसके बाद भी भारत में एक ही बार रहते हैं। बाबूजी को छोड़कर कोई दूसरी बार नहीं बन पाया। अमेरिकी संविधान ने साफ कर दिया है कि 2 ही बार रह सकते हैं, पहले नहीं लिखा हुआ था। तो हुआ ये कि एक व्यक्ति हुए थे रूजवेल्ट नाम के, 1933 में राष्ट्रपति बने। न्यू डील प्रोग्राम आप लोग पढ़ते होंगे उनका। इतने पॉपुलर हुए, 33 में बने, 37 में बने, उसके बाद 41 में बने, 45 में बने, लगातार 4 बार। कितने लोगों का करियर खत्म कर दिया उन्होंने। ये तो अच्छा हुआ कि, अच्छा नहीं वैसे तो बुरा ही हुआ कि 45 में इलेक्शन जीतने के कुछ ही समय के बाद उनकी मृत्यु हो गई। 3 टर्म पूरी और चौथी टर्म की एकदम शुरुआती कुछ समय। अच्छा, उनके सामने कोई कुछ कह भी नहीं पा रहा था। जब वो चल बसे तो अमेरिका में सहमति बनी कि ये ठीक नहीं है, सबका करियर होना चाहिए। तो एक संविधान संशोधन 1951 में उन लोगों ने किया, 22वां, और उसमें लिखवा दिया कि कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 ही बार राष्ट्रपति हो सकता है पूरे टर्म के लिए। अब इसमें यह भी है कि वहाँ अगर राष्ट्रपति मर जाए तो उपराष्ट्रपति बाकी पूरी टर्म के लिए राष्ट्रपति बन जाता है और राष्ट्रपति ही हो जाता है। भारत में राष्ट्रपति इस्तीफा दे दे, मृत्यु हो जाए, तो उपराष्ट्रपति केवल अधिकतम 6 महीने के लिए राष्ट्रपति बनता है, क्योंकि संविधान में साफ लिखा है अनुच्छेद 62 में कि अगर राष्ट्रपति की सीट खाली होती है तो किसी भी स्थिति में 6 महीने से ज़्यादा समय नहीं लगेगा नए राष्ट्रपति को चुनने में। उपराष्ट्रपति में कुछ नहीं लिखा है कि जितना जल्दी हो सके कर लीजिएगा, ऐसे लिखा हो, लेकिन राष्ट्रपति में साफ लिखा है अधिकतम 6 महीने। 6 महीने में चुनेंगे राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति फिर उपराष्ट्रपति बन जाएगा, राष्ट्रपति फिर राष्ट्रपति, और ये राष्ट्रपति पूरे 5 साल काम करेगा जो नया आया है। अमेरिका में बचे हुए समय में ही काम करता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति हो गया है राष्ट्रपति और बचे हुए समय का राष्ट्रपति है। तो मैं कल्पना करता हूं कि मान लीजिए एक आदमी उपराष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति मर गया, अब वो राष्ट्रपति हो गया। अगली बार फिर उपराष्ट्रपति बने और उसका भाग्य इतना अच्छा है कि फिर राष्ट्रपति मर गया, फिर वो राष्ट्रपति हो गया। तो ऐसे कितनी बार कोई राष्ट्रपति बन सकता है अमेरिका में? तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी वजह से 2 साल या उससे ज़्यादा राष्ट्रपति रहा है तो उसको एक टर्म मान लिया जाएगा। यानी अगर उपराष्ट्रपति भी अगर बन गया राष्ट्रपति 2 साल के लिए तो हो गया राष्ट्रपति, एक टर्म पूरी हो गई। लेकिन उसमें कल्पना ये है कि कोई व्यक्ति 2 साल 1 दिन होते राष्ट्रपति मर जाए और उपराष्ट्रपति को 1 साल 364 दिन मिले तो काउंट भी नहीं हुआ। अगली बार फिर ऐसा सुयोग हो जाए 2 साल 1 दिन होते ही, 5-6 बार ऐसा सुयोग होता गया, फिर राष्ट्रपति बन के 2 बार टर्म पूरी कर ली। तो मैंने आपसे कहा था ना कि अमेरिका का राष्ट्रपति भी कितना भी लंबा समय रह सकता है, बस भगवान उसके साथ होना चाहिए, वो सही डेट पे लोगों को उठाता रहे तो वहाँ का राष्ट्रपति भी लंबे समय तक काम चला सकता है, अदरवाइज नहीं। भारत में ये ट्रेंड है ही नहीं कि राष्ट्रपति एक से ज़्यादा बार कंटिन्यू करे। जब बाबूजी थे 1957 में, बाबूजी पहले तो 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई उसमें चुना गया कि अंतरिम राष्ट्रपति ये होंगे, तो 26 जनवरी से अंतरिम राष्ट्रपति हो गए, भारत गणतंत्र हो गया उस दिन से। अब 1951 के अंत में पहले लोकसभा विधानसभा चुनाव हुए। जब लोकसभा विधानसभा चुनाव हो गए तो विधानसभा चुनावों के आधार पर राज्यसभा के चुनाव हुए, क्योंकि राज्यसभा तो विधानसभाओं से बनती है। तो 52 की शुरुआत में जब विधानसभा के बेस पर राज्यसभा भी चुन ली गई, तब इलेक्टोरल कॉलेज पूरा हुआ तो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। तो जब 52 का राष्ट्रपति चुनाव हुआ तो स्वाभाविक तौर पर बाबूजी ही राष्ट्रपति बने। नेहरू जी नहीं चाहते थे, पर उस समय मतलब बाकी लोगों का मानना था कि उनको बनना चाहिए, तो बन गए, कोई रोक नहीं पाया उनको। 57 में उनकी इच्छा थी कि मैं फिर से राष्ट्रपति बनूं, क्योंकि संविधान में तो लिखा है कि लिमिट है ही नहीं। नेहरू जी और उनके बीच में 36 जैसा आंकड़ा बन चुका था। नेहरू जी उनको फूटी आंख पसंद नहीं करते थे, क्योंकि बहुत ट्रेडिशनल टाइप के थे, नेहरू जी बहुत प्रोग्रेसिव टाइप के आदमी थे, तो दोनों की विचारधारा में मैच नहीं था।
और एक दो बार ऐसा भी हुआ कि राष्ट्रपति ने कुछ ऐसे कदम उठाए जो प्रधानमंत्री को बिल्कुल नापसंद थे। जैसे सोमनाथ मंदिर का जब जीर्णोद्धार हुआ तो उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए राष्ट्रपति चले गए। और नेहरू जी चाह रहे थे कि धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाऊं, वो उनसे बन नहीं रहा था, राष्ट्रपति ने कंट्रोल में नहीं था। तो ये सब दिक्कतें हो रही थी। बनारस में एक दो ऐसी घटनाएं घटी। तो 57 में राष्ट्रपति कौन बने, नेहरू जी चाह रहे थे कि वो फिर से ना बने। उन्होंने डॉक्टर राधाकृष्णन का नाम प्रपोज किया। पहले राजगोपालाचारी को चाह रहे थे। राजगोपालाचारी महात्मा गांधी के समधी भी थे। एक तथ्य उनके बारे में बहुत रोचक ये भी है जो कम लोग जानते हैं। जो अभी ये उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी हैं गोपाल कृष्ण गांधी, इनके दादा है महात्मा गांधी और नाना है राजगोपालाचारी। समझ रहे हैं कैसा कॉम्बिनेशन है? ऐसे दो खानदानों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हालांकि खानदान से जुड़ना कोई ऐसी बात नहीं कि आप उस वजह से किसी को चुन लें, एक सूचना के लिए सिर्फ। अब नेहरू चाह रहे थे कि राधाकृष्णन आ जाएं क्योंकि दक्षिण भारत से थे, एक तो मैसेज अच्छा जाता है कि सिर्फ नॉर्थ नहीं साउथ भी हो। और दूसरा उनके मन में था कि कोई भी चलेगा, बस बाबूजी नहीं आने चाहिए। कहते हैं कि बाबूजी ने बहुत जोर दिया कि नहीं, मुझे एक मौका और मिलना चाहिए। कहते हैं, मैंने सुना नहीं, अपने सामने की बात नहीं है, लेकिन ऐसा मिलता है, जिक्र मिलता है। फाइनली ये तय हुआ कि फिर से उनको टिकट मिला। कांग्रेस पार्टी ने उनका नाम घोषित किया। 99.3% वोट लेके वो जीते, जो आज तक का हाईएस्ट है। मतलब एक मामले में इलेक्शन हुआ ही नहीं था 77 में, वोटिंग ही नहीं हुई क्योंकि एक ही उम्मीदवार था। 37 से 36 का कैंसिल हो गया था पेपर, एक ही वजह से, नीलम संजीवा रेड्डी। उसको अगर छोड़ दें तो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वोट से जो जीता है व्यक्ति आज तक, राजेंद्र बाबू 57 के इलेक्शन में जीते थे। तो जैसे ही दूसरी बार वो इलेक्शन लड़ने की बात आई, मेरा अनुमान है कि कांग्रेस पार्टी में जो नेहरू जी के समर्थक रहे होंगे उनमें से किसी ने क्या किया, एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया लोकसभा में। और बिल क्या था? ये 57 की बात है, 57 की बात है, इलेक्शन के तुरंत बाद की बात है। बिल था कि भारत, अच्छा 1951 में अमेरिकी संविधान में ये फिक्स हुआ था कि राष्ट्रपति मैक्सिमम 2 बार लड़ सकता है इलेक्शन, जीत सकता है, मतलब टर्म पूरी कर सकता है। 57 की बात है। तो अमेरिकी संविधान संशोधन की तर्ज पर एक बिल पेश किया गया संविधान संशोधन का, आर्टिकल 57 में संशोधन के लिए, कि भारत में भी कोई व्यक्ति अधिकतम 2 ही बार राष्ट्रपति रह सकता है। ये किया इसलिए था कि कहीं ये तीसरी बार भी ना बोल दे अगली बार कि एक बार और मौका मिले। तो अंदर ही अंदर पार्टी में सब लोग समझ गए, बाबूजी भी समझ गए, तो उन्होंने खुद ही घोषणा कर दी कि संविधान संशोधन करने से अच्छा है कि ये परंपरा भीतर से पैदा हो, और मैं घोषणा करता हूँ कि मैं अगला इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। जब घोषणा हो ही गई तो फिर संविधान संशोधन की जरूरत ही नहीं बची थी, तो संशोधन हुआ भी नहीं, आज तक वही लिखा है। और उसके बाद से किसी भी राष्ट्रपति को ये मौका नहीं मिला कि वो 2 बार मतलब राष्ट्रपति रहे भारत में। अमेरिका में सामान्य ट्रेंड है कि 2 बार रहते ही हैं। ओबामा रहे हैं, पहले जॉर्ज बुश रहे हैं। ट्रंप को लेकर मुझे डाउट है कि इनको दूसरा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि अमेरिका के लोग कैसे भी हों 4 साल में समझ जाएंगे कि गलती हुई है। लेकिन देखिए क्या पता, उनकी राय, उनका देश, उनकी कुल्हाड़ी, उनका पैर, अपनी चॉइस है। तो भारत में अब मान लीजिए इलेक्शन हो गया, अब काउंटिंग करके देखते हैं। काउंटिंग में क्या होता है देखिए। काउंटिंग के लिए जो पहला स्टेप है उसको बोलते हैं कोटा निर्धारित करना। ये कोटा रिजर्वेशन नहीं है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये होता है कि आप पहले फिक्स करेंगे कि इतने वोट चाहिए ही चाहिए, इससे कम पर तो हम किसी को इलेक्टेड मानेंगे ही नहीं। जैसे राज्यसभा के इलेक्शन में कोटा होता है, विधान परिषद में कोटा होता है, उपराष्ट्रपति में कोटा है, राष्ट्रपति में कोटा है, चारों पर हेयर सिस्टम लागू होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है। और कोटा निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, टोटल वैलिड वोट्स या वैल्यू ऑफ कर लीजिए, कुल वैध मतों का मूल्य। जैसे वोटिंग हुई, अब जरूरी नहीं है कि 4896 लोग आएंगे, 4400 ही है मान लीजिए, उनमें से भी 10-15 का वोट कैंसिल हो गया। कई होते हैं ऐसे भारत में, आपको पता है, जो इलेक्शन जीत के पहुंचते हैं विधानसभा लोकसभा से, ये ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छे पढ़े लिखे भी हों, ये सब सिस्टम समझते हों, हालांकि समझाया जाता है उनको। ऐसा हो सकता है कोई जाके ऐसे कर दे 4,
वोट कैंसिल हो गया। अब पूंछ जा रही है सी के पास, ऊपर जा रहा है बी के पास, तो कैसे फाइनल करें किसके पास जा रहा है? कुछ लोग इमोशनल हो जाते हैं कि मैं भेदभाव नहीं कर सकता, दोनों को एक दूंगा, दोनों मेरी फर्स्ट पर्सन, दोनों मेरे छोटे बच्चों की तरह है, मैं कैसे भेदभाव करूँ? तो ऐसा कोई अगर करता है या कागज मोड़ तोड़ दिया तो फिर वो कैंसिल होता है वोट। तो जो वैलिड वोट्स हैं सारे के सारे, उनकी वैल्यू, ठीक, जैसे 10,98,882 यही संख्या है ना, मान लेते हैं कि वैलिड वोट्स इनमें से 10 लाख है, बाकी कैंसिल हो गए। अब कोटा निकालने का सिंपल फार्मूला, यूनिवर्सल फार्मूला है, नीचे बताइए कि वैकेंसीज कितनी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राज्यसभा में भी यही फार्मूला लागू होता है, एकदम यही फार्मूला लागू होगा, +1 और अंत में +1। ये फार्मूला है, दुनिया भर में चलता है कोटा निकालने के लिए, इसमें कोई दूसरा फार्मूला है ही नहीं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, दिल्ली विधानसभा, मेरे ख्याल से बहुत जल्दी राज्यसभा की 3 सीटें खाली होने वाली हैं। दिल्ली में 3 सीटें राज्यसभा की हैं। अब दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं, 70 सीटें हैं तो राज्यसभा की सीटें किसको मिलेंगी डिसाइड करना होता है। यहाँ तो एक तरफा मामला है, 67 वाला मामला है, तो उसी को मिलेंगे। लेकिन तरीका क्या है? वैल्यू ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, दिल्ली विधानसभा में कुल वैलिड वोट 70 मान लीजिए, ठीक, हम ही मान के चलते हैं कि 70 लोग वोट देंगे, सही वोट देंगे। वैकेंसीज कितनी है? 3 है, 3 में 1 प्लस कर देना है, 4, 70 को 4 से भाग कर दीजिए तो ये बना 17.5, +1 कर दीजिए, ये +1 के प्लस आधा भी चलेगा, जो भी राउंड फिगर नियरेस्ट हो, 18 मान लेते हैं। 18 वो सबसे छोटी संख्या है जिस पर 4 लोग आ ही नहीं सकते, क्योंकि 18 गुणा 4 72 हो जाएगा। जबकि 17 वोट 4 को पढ़ सकते हैं, 68। 18 वो सबसे छोटी संख्या है जो उतने ही व्यक्तियों को मिल सकती है जितने व्यक्तियों को हमने चुनना है। इसलिए दिल्ली विधानसभा में 18 विधायकों का वोट जिसको मिल जाएगा वो राज्यसभा का MP हो जाएगा। अब क्योंकि 18 गुणा 3 54 होता है और आम आदमी पार्टी के पास 67 सीटें हैं, इसका मतलब तीनों मेंबर्स उन्हीं के आएंगे। अगर मान लीजिए उनके पास 52 लोग होते तो मामला फंस जाता, 2 लोग कम हैं, तब बार्गेनिंग होती, वो किसी पार्टी से बार्गेन करते कि भाई 2 वोट तुम हमें दे दो, उसके बदले 1 मंत्रालय ले लो, 1 विभाग का अध्यक्ष बन जाओ, दिल्ली जल बोर्ड का सारा पानी तुम्हारा हुआ चलो, लेकिन उसके बदले कम से कम हमें 2 वोट दे दो। ऐसे बार्गेनिंग्स होती हैं। अब क्योंकि राज्यसभा के इलेक्शन में तो वैकेंसीज ज़्यादा होती हैं, राष्ट्रपति के इलेक्शन में वैकेंसी 1 ही है, तो नीचे तो 1 ही आएगा, यहाँ +1 2 आएगा और यहाँ +1 आना ही है। तो हम ऐसा करते हैं और सिंपल करके मान लेते हैं कि टोटल वैल्यू ऑफ वैलिड वोट्स 100 है। समझने के लिए सबसे आसान तरीका 100 है, मैथमेटिक्स 100 पे चल रहा है पूरा का पूरा। तो अगर कुल वोट 100 हैं, नीचे 2 आ गया, क्यों आ गया? वैकेंसी कितनी है? 1, +1 कर दिया, 2 हो गया, 2 से भाग करेंगे 100 को, कितना हो गया? 50, ये हो गया 51, क्योंकि 51 वो सबसे छोटी संख्या है जो 2 को नहीं मिल सकती है। 50-50 तो 2 को मिल सकते हैं, पर 51-51 नहीं मिल सकते। तो कोटा का सिंपल मतलब सरल भाषा में, वो सबसे छोटी संख्या जिस संख्या में वोट अधिकतम उतने ही उम्मीदवारों को मिलेंगे जितने उम्मीदवारों को चुनना है, और 100 में 1 वैकेंसी पर वो संख्या 51 ही बनेगी और कुछ बन ही नहीं सकती है। ये कंसेप्ट स्पष्ट हो गया आप लोगों को? तो हम एज्यूम करते हैं कि वोटिंग हो गई है A, B, C और D में। हम आसानी के लिए यही एज्यूम कर लेते हैं कि कुल वैलिड वोट जो हैं वो 100 ही हैं, ठीक है? ऐसा कर लें एज्यूम, या मुश्किल करना है? आसानी कर लेते हैं, है ना? कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका कि एग्जाम्पल आसान लिया जाए। तो हम यहाँ एक बार बैलेट पेपर फिर से ध्यान से देख लें, A, B, C, D, ठीक है? और टोटल जो वैल्यू हमने काउंट की है 100, और क्योंकि वैकेंसी 1 ही है तो कोटा कितना बन गया? 51। अब करना ये है कि जिस उम्मीदवार को 51 वोट मिल जाएंगे वो भारत का राष्ट्रपति बन जाएगा। इस बार तो मीरा भी हैं और गोविंद भी हैं, देखिए कौन बनता है। लेकिन मीरा और गोविंद में तो गोविंद ही ऊंचे माने जाएंगे,
गोविंद गोविंद हैं, हालांकि गोविंद हैं, लेकिन तो देखें इस बार कौन जीतेगा। अब क्या करेंगे हम, ABCD के वोट्स की वैल्यू काउंट करेंगे। इसमें जो काउंटिंग होती है राउंड्स में होती है, तो पहले राउंड 1 की काउंटिंग करते हैं। इसमें राउंड 3 पर जब आएंगे ना तब थोड़ी सी बेचैनी होती है, राउंड 1 और 2 तो सिंपल ही होते हैं। और भारत का सौभाग्य है कि अब तक राउंड 3 आया ही नहीं। केवल एक बार सेकंड राउंड तक हम गए थे 1969 के इलेक्शन में। VV गिरी ने हरा दिया था नीलम संजीवा रेड्डी को, और वो एक नारे पे हराया था जिसको बोलते हैं अंतरात्मा की आवाज़। तब से हर हारने वाला अंतरात्मा की आवाज़ का नारा लगाता है, लेकिन वो बात नहीं आ पाती, क्योंकि जो बात इंदिरा गांधी के नारे में थी वो बात बाकी में आ नहीं पाती है। राउंड 1 में क्या करेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम C को 1 दिया था ना, जैसा भी था उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमने ऐसे सारे वोट खोले और मान लीजिए कि 100 वोट वैलिड थे, हर एक की वैल्यू 1 मान लेते हैं अभी के लिए, तो 100 वोट वैल्यू भी 100 है। तो करना सिर्फ इतना है कि सबसे पहले केवल ये देखना है कि पहली प्रेफरेंस के वोट किसको कितने मिले। पहली प्रेफरेंस का मतलब ये वाला वोट किसका हो गया, ये C का हो गया। जिसके सामने 1 लिखा है वो वोट उसका हो गया, सिंपल एकदम। तो मैं ज्यूम करते हैं कि पहले राउंड की जो कैलकुलेशन हुई उसमें A को मिले 40 वोट, B को मिले 30, C को 20 और D को 10 वोट मिले। ठीक है, इससे ऐसा लग रहा है कि A इलेक्शन जीतेगा ही जीतेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो हम A को हरा सकते हैं। अभी भी हम B को जितवा देंगे, B को जितवाते हैं, उससे कंसेप्ट ज़्यादा स्पष्ट होगा। तो ये पहले राउंड की वोटिंग में या काउंटिंग में रिजल्ट आया है। अब इससे ऐसा लग रहा है कि A जीतने वाला है। A के घर पे धूमधाम शुरू हो गई है, लड़ियाँ लग गई हैं, 10,000 किलो लड्डू का ऑर्डर दिया जा चुका है। इस बार उत्तर प्रदेश के CM के इलेक्शन में ऐसा हुआ, लड्डू का ऑर्डर कहीं और गया, CM कहीं और बन गया। आखिरी टाइम में थोड़ा कहते हैं कि चेंज हो गया, मतलब जो पत्रकार लोग हैं वो बताते हैं कि लड्डू कहीं और बन रहे थे, फिर वो लड्डू फाइनली फेंके गए। अब जब राउंड 1 में किसी को कोटा नहीं मिला, 51 वोट नहीं मिले, तो इसका सिंपल तरीका है कि जो सबसे पीछे है उसको कर देंगे बाय बाय, उससे कहेंगे नेक्स्ट टाइम, और वे 10 वोट हमारे पास स्पेयर हो गए। अब मैं आपसे एक बड़ा सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, इन 10 वोट्स पे पहली प्रेफरेंस किसके नाम पर थी, D के नाम पर थी। ठीक है, इन 10 वोट्स में हम देखेंगे कि सेकंड प्रेफरेंस किसके नाम पे, जो सीधी सी बात है A, B या C के नाम पे ही होगी। तो A, B या C के नाम पे सेकंड प्रेफरेंस है। अब ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ये होता है, D का वोट ट्रांसफर कर रहे हैं A, B या C को, वोट सिंगल ही है, एक ही वोट काउंट होगा, बस पहले इसके में काउंट हो रहा था, अब इसके अकाउंट में काउंट हो जाएगा। एज्यूम कर लेते हैं कि 10 में से A को मिला 1, B को मिले 8 या 7 कर लीजिए, और C को मिले 2 वोट। समझ पा रहे हैं? D को जो 10 वोट पहली प्रेफरेंस के मिले थे, उन 10 वोट में देखा गया कि नंबर 2 पे किसका नाम लिखा हुआ था, सेकंड प्रेफरेंस किसकी थी, और सेकंड प्रेफरेंस संयोग से A के लिए 1 थी, B के लिए 7 और C के लिए 2 था। अब हम क्या करेंगे, इतने इतने वोट इनके अकाउंट में जोड़ देंगे, तो कितना हुआ, 41 हो गया, 37 हो गया, 22 हो गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी भी फैसला हुआ नहीं, क्योंकि 51 जब तक नहीं आएंगे फैसला होगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम थर्ड लेवल की काउंटिंग में जाएंगे। ये जो अभी हमने किया था ये सेकंड काउंटिंग थी। सेकंड काउंटिंग का मतलब जो हार गया उसके सेकंड प्रेफरेंस के वोट देख लिए। अब थर्ड काउंटिंग में क्या करेंगे, थर्ड काउंटिंग में C को बाहर कर देंगे, तो C के पास कुल 22 वोट हैं। अब जो मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझ लिया तो सब आसान हो जाएगा। अकेला टेक्निकल पॉइंट यही है बस इस पूरे सिस्टम में, C के पास कुल 22 वोट हैं, और अगर उसको ब्रेकअप कर दें तो 20 + 2 हैं। ठीक है, 20 कौन सी प्रेफरेंस वाले हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस के हैं, और जो 2 वोट हैं ये वो हैं जो D की फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट थे, किंतु C को इस पे सेकंड प्रेफरेंस मिला हुआ था। सिस्टम सरल सा है, नेक्स्ट अवेलेबल प्रेफरेंस को देखा जाएगा, थर्ड प्रेफरेंस नहीं।
नेक्स्ट अवेलेबल प्रेफरेंस, अगली उपलब्ध वरीयता को देखा जाएगा। कैसे देखा जाएगा? इन 20 वोट की फर्स्ट प्रेफरेंस देखी थी हमने अब तक, इन 20 वोट में देखेंगे सेकंड प्रेफरेंस किसके नाम पे। अब जरा सोच के बताइए, जिन लोगों ने सी को पहली प्रेफरेंस दी थी वो सेकंड प्रेफरेंस किस किस को दे सकते हैं? या तो देंगे ए को, या बी को, या डी को। और जिन दो लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी डी को, सेकंड दी थी सी को, वो थर्ड किसको दे सकते हैं? ए या बी को। तो इन दो वोट्स की हम देखेंगे थर्ड प्रेफरेंस। स्वाभाविक सी बात है कि वो ए के पास जाएगी या बी के पास जाएगी। यहां तक स्पष्ट हो रही है बात? कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम कल्पना करते हैं, इन 20 वोट्स में से, क्योंकि हमने ठान लिया कि बी को जितवाएंगे हम, इन 20 वोट्स में से मान लीजिए कि बी को मिले 13 वोट, एग्जैक्ट 50 कर देंगे, डराएंगे इनको। और इसको मिले मान लीजिए 7 वोट, तो इसको 0 ही हो जाएगा ना, 0 नहीं करेंगे इसको। 5 कर लीजिए, इसको कर लीजिए 12, और इसे कर लीजिए 3 वोट। ठीक, यहां तक एकदम साफ साफ समझ में आ रहा है। तो सी को जो फर्स्ट प्रेफरेंस में 20 वोट मिले थे, उनकी सेकंड प्रेफरेंस देखी गई तो पाया गया कि ए को 5, बी को 12 और डी को 3 वोट सेकंड प्रेफरेंस में मिले। और जिन 2 वोट पर सी को सेकंड प्रेफरेंस मिली हुई थी, वो डी के गायब होने की वजह से डी से वो वोट छीन के दे दिए गए सी को। और देखा गया कि जिन 2 वोट्स में फर्स्ट प्रेफरेंस डी की थी, सेकंड सी की थी, थर्ड प्रेफरेंस में 1 वोट मिला है ए को और 1 वोट मिला है बी को। अब दिक्कत केवल एक है कि सी के 20 वोट में से सेकंड प्रेफरेंस में 3 वोट डी को मिले हैं, जबकि डी पहले युद्ध के मैदान से बाहर जा चुका है। तो यहां क्या करेंगे? नेक्स्ट अवेलेबल प्रेफरेंस। एकदम गौर से देखिए, ये जो 3 वोट हैं ये कौन से हैं? इन 3 लोगों ने नंबर 1 पे रखा था सी को, नंबर 2 पे रखा डी को। तो सवाल है कि ये नंबर 3 पर किसको रखेंगे? ए या बी को ही रख सकते हैं, या तो ए को रखेंगे या बी को रखेंगे। और इसलिए इन 3 के मामले में हम देखेंगे कि इनकी थर्ड प्रेफरेंस क्या है। इन 20 में से 17 के मामले में सेकंड प्रेफरेंस, पर क्योंकि 3 ने सेकंड प्रेफरेंस डी को दी है जो कि पहले ही हार चुका है, इसलिए इन 3 वोट में देखेंगे कि डी के बाद यानी कि नंबर 3 पर इन लोगों ने किसको पसंद किया था। और मान लीजिए कि ए को मिला 1 वोट और बी को मिले 2 वोट। करना सिंपल सा है कि सी के जो 22 वोट हैं वो 22 वोट एडजस्ट हो जाने चाहिए। इन 22 वोट में से ए को कितने वोट मिले? 5 तो ये वाले मिल गए, ठीक है, और बी को ये वाले 12 मिल गए। इन 3 में जाएंगे तो ए को 1, बी को 2, तो ए का 1 हुआ, बी के 2 वोट हुए। और ये वाले जो 2 थे सी के सेकंड प्रेफरेंस के, इनमें से ए को 1, बी को 1, 7 इसको मिले, 15 इसको, दोनों मिला के कितने हो रहे हैं? 22। अब जो अकाउंट चल रहा था पहले से, उसमें 7 जोड़ दीजिए ए में, 48 वोट हुए। 15 जोड़ दीजिए बी में, और ये हो गए 52। और इसके साथ ही जो मिठाई बननी शुरू हो गई थी ए के घर में, वो कहाँ ट्रांसफ़र हो गई? बी के घर में ट्रांसफ़र हो गई। इस तरह से नेक्स्ट अवेलेबल प्रेफरेंस देखते देखते बहुत कॉम्प्लेक्स होगा तो क्या होगा? 51.01 पे होगा। लेकिन ये हो नहीं सकता कि अंततः किसी एक पक्ष में वोट ना चला जाए। तो इस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव समाप्त होगा। अगर थोड़ा सा आप देखना चाहें 1952 से लेकर 2017 तक के ट्रेंड्स, तो 2-4 चुनाव इनमें से बहुत महत्वपूर्ण रहे जो किसी खास वजह से आज तक याद किए जाते हैं। एक ही बार ऐसा हुआ कि अनअपोज्ड कोई राष्ट्रपति बन पाया, और वो थे नीलम संजीवा रेड्डी, और ये बात है 1977 की। नीलम संजीवा रेड्डी के नाम पे 2 रिकॉर्ड्स हैं। वो अकेले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध बने, और अकेले
राष्ट्रपति पद के ऐसे उम्मीदवार हैं जो केंद्र सरकार द्वारा चुने जाने के बावजूद हार गए थे। वो अकेले ऐसे व्यक्ति थे और ये बात 1969 की है। 1969 का इलेक्शन एक विशेष कारण से जाना जाता है और उसमें एक ऐसा पेच है कि आपको वो जान के बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में रुचि रखते हैं तो। 69 में क्या हुआ, देखिए भारत में पहले राष्ट्रपति आपको पता है बाबूजी रहे 52 से 57 तक, 57 से 62 फिर वो रहे। 62 में राधा कृष्णन राष्ट्रपति बने, 5 साल रहे। राधा कृष्णन को 5 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का मौका मिला, 3 एक तरह से कह लीजिए। 64 में नेहरू जी की मृत्यु हो गई, गुलजारीलाल नंदा 15 दिन रहे कार्यवाहक, फिर लाल बहादुर शास्त्री आए, 1.5 साल में उनकी मृत्यु हो गई, फिर नंदा जी रहे 15 दिन, फिर इंदिरा गांधी बनी। इन सब पीएम के साथ उन्होंने काम किया राधा कृष्णन जी ने। अब जब राधा कृष्णन जी हटे, इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि वो फिर से बने, क्योंकि आखिरी कुछ समय बहुत तनाव हुआ था। यहाँ तक कि जब 1962 में युद्ध हम हारे चीन से, तो देश में ये बात थी कि इसमें रक्षा मंत्री की गलती जिम्मेदार है, मेनन साहब थे। राष्ट्रपति ने जब तक उनका इस्तीफा नहीं करवा लिया, सरकार को चैन से बैठने नहीं दिया। इस बात से नेहरू भी खफा हो गए थे, इंदिरा गांधी भी अंत में खफा रही, तो उनका फिर से ऑप्शन नहीं था। अब इंदिरा गांधी उस समय थोड़ा ताकतवर होना चाह रही थी, नई नई पीएम बनी थी और पार्टी के अंदर उनके खिलाफ माहौल बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जो पार्टी का सिंडिकेट था पुराना, मोरारजी देसाई और उनके सहयोगी, वो नहीं चाहते थे कि इसको बहुत शक्ति मिले। तो 67 में किसी तरह से इंदिरा गांधी ने कार्ड खेला कि राष्ट्रपति अल्पसंख्यक समुदाय से होना चाहिए। ये कार्ड चल गया और इनके विपक्षी लोगों की सारी चाल फेल हो गई, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनाया गया। पर जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हो गई बीच में ही। उससे पहले राष्ट्रपति की जो ज्वाइनिंग डेट हुआ करती थी 13 मई होती थी, पहले 3 राष्ट्रपति 13 मई को ज्वाइन करते थे। 3 मई 1969 को जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हो गई, 2 साल से 10 दिन कम हुए थे। अब एक संकट आ गया। इंदिरा गांधी इस समय और कमज़ोर थी, मोरारजी देसाई लगातार दबाव बनाए हुए थे, उनके वित्त मंत्री होके भी उनके अलग पॉलिसीज लेके चलते थे, तो दोनों में खूब टसल थी। कहने की बात यह है, अब जैसे ही ये स्थिति आई तो कांग्रेस पार्टी के अंदर सब लोग इस कोशिश में थे, निजलिंगप्पा को लेके कहते हैं, के कामराज को लेके कहते हैं, मोरारजी थे ही, इन सब ने योजना बनाई कि एक ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाओ जो इसे कंट्रोल करे। और उन सब लोगों ने इंदिरा गांधी के मना करने के बावजूद नीलम संजीवा रेड्डी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रतिनिधि उम्मीदवार घोषित कर दिया। इंदिरा गांधी को अच्छे से पता था कि अगर ये राष्ट्रपति बने तो ये मुझे ठीक से काम करने देंगे, क्योंकि पॉलिटिकल टसल ज़्यादा होगी। वो परेशान थी कि मैं करूं तो क्या करूं। इसी समय क्योंकि राष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी पहली बार, तो उस समय उपराष्ट्रपति हुआ करते थे वीवी गिरी, वराहगिरी वेंकटगिरी, ट्रेड यूनियन के नेता थे और उपराष्ट्रपति पद तक पहुंच चुके थे। तो स्वाभाविक था कि ये राष्ट्रपति बन गए कुछ दिनों के लिए। अब जब ये राष्ट्रपति बन गए, वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट हो गए, एक तो अब तक ये तय नहीं था कि प्रेसिडेंट बनने के बाद ये प्रेसिडेंट ही हो गए हैं, ये केवल कुछ समय के लिए, पर संविधान में स्पष्ट था कि 6 महीने के अंदर नया राष्ट्रपति बनाएंगे, तब तक ये पदेन राष्ट्रपति रहेंगे। भारत में अमेरिका की तुलना में साफ था। अमेरिका में तो जब पहली बार ऐसा हुआ, मैं नाम भूल रहा हूँ एक राष्ट्रपति का, वो जब मतलब राष्ट्रपति की मौत जब पहली बार हुई 1830-35 के बीच की बात है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन गए। अब संविधान में लिखा नहीं था कि ये पदेन हैं या राष्ट्रपति ही हैं, तो बाकी लोगों ने क्या लिख के भेजा कागज़ पर, एक्टिंग प्रेसिडेंट ऐसे करके। उस राष्ट्रपति ने ये कहा कि जब तक एक्टिंग शब्द नहीं हटाओगे मैं साइन नहीं करूँगा। वो पहले उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने थे व्यक्ति, और अंत में जब तक नाम में लगाया नहीं प्रेसिडेंट, तब तक उन्होंने साइन किया ही नहीं। और तब से अमेरिका में नज़ीर बन गई कि अगर राष्ट्रपति मरेगा तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति ही हो जाएगा, फिर नया इलेक्शन नहीं होगा, फिर राष्ट्रपति ही हो जाएगा। भारत में यह था कि 6 महीने में करना इलेक्शन, लेकिन उन 6 महीने में राष्ट्रपति है कि उपराष्ट्रपति, ये क्लियर नहीं था। जब इंदिरा गांधी को लगा कि ये मामला फंसेगा, कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने
वीवी गिरी को संकेत किया कि अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन के इलेक्शन लड़ो। अब अगर ये उपराष्ट्रपति थे तो इनको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, पर क्योंकि राष्ट्रपति ही थे तो एक बात सोची गई थी कि इस्तीफा देना चाहिए, फिर नॉमिनेशन भरना चाहिए इनको। तो पहला सवाल आया कि वीवी गिरी इस्तीफा कौन से पद से दें और किसको दें। संविधान कहता है कि राष्ट्रपति इस्तीफा देगा उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति देगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति मर गए हैं, उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति बन गए हैं। अब इस्तीफा कौन दे और किसको दे, समझ नहीं आ रहा था। और अगर इस्तीफा दे दिया तो देश चलाएगा कौन। तो इंदिरा गांधी ने तुरंत एक एक्ट पारित करवाया 1969 में, और उस एक्ट में लिखवा दिया कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट, वो भी नहीं है तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो। और एक ही बार में काम तमाम कर दिया, अगर चीफ जस्टिस भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज, ये तो कोई ना कोई होगा ही, अगर एक भी होगा तो सीनियर मोस्ट ही होगा। तो ये संकट खत्म हुआ। अब जब इन्होंने इस्तीफा दिया तो अंत में संविधान विशेषज्ञों ने क्या बताया, इन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। उपराष्ट्रपति के ऑफिस में गए, वहाँ बैठे टाइप करवाया, मैं उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूँ, सेवा में राष्ट्रपति जी, भेज दिया। अगले दिन सुबह राष्ट्रपति ऑफिस में जाके उसको रिसीव किया, एक्सेप्ट किया। बहुत मजेदार बात थी। वीवी गिरी ने अपना इस्तीफा खुद ही स्वीकार किया था, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था और पदेन राष्ट्रपति उस समय वही थे, उस समय तो उस पद पर वही थे। तो इस एक्ट की वजह से क्या हुआ, हिदायतुल्लाह साहब बन गए राष्ट्रपति करीब 1 महीने के लिए, 2.5 महीने तो यही थे, वीवी गिरी थे। अब इलेक्शन हुआ, वीवी गिरी खड़े हो गए, कांग्रेस की तरफ से नीलम संजीवा रेड्डी थे। इलेक्शन से एकदम पहले इंदिरा गांधी ने सबसे कहा कि राष्ट्रपति का चुनाव किसी दल का नहीं बल्कि देश के लिए महत्वपूर्ण होता है, तो आप सबसे गुजारिश है कि पार्टी के हिसाब से नहीं बल्कि अंतरात्मा की आवाज़ से वोट डालिए। कहते हैं कि लोगों ने अंतरात्मा सुन ली उस बार, और ऐसी अंतरात्मा सुनी कि नीलम संजीवा रेड्डी हार गए। ये पहले और आखिरी उम्मीदवार अब तक के हैं कि प्रधानमंत्री जिस दल का है उस दल ने सपोर्ट किया और फिर भी हार गए। और वीवी गिरी जीते, लेकिन सेकंड काउंटिंग में जीते, और आज तक सबसे कम मेजोरिटी के साथ 50.2% वोट इनको मिले थे जब ये जीते थे, 50.2। पहली काउंटिंग में काफ़ी आगे चल रहे थे, सेकंड काउंटिंग में संजीवा रेड्डी काफ़ी नज़दीक आ गए, लेकिन फिर भी इनको 50% से ऊपर मिल गया, और मिल गया तो जीत गए। ये एक रोचक इलेक्शन था जिसको आज तक लोग याद करते हैं। और इसके बाद से अंतरात्मा की आवाज़ का सिद्धांत चल पड़ा। 3 बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत नामी जजेस इलेक्शन लड़े, तीनों बार हार गए। तीनों ने अंतरात्मा की आवाज़ की बात की थी। जैसे 67 में जाकिर हुसैन के खिलाफ लड़ रहे थे सुब्बा राव थे, जो गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, पर नहीं जीत पाए। हालांकि जाकिर हुसैन 56% वोट से जीते थे, बहुत अच्छी मेजोरिटी से नहीं जीते थे, लेकिन फिर भी जीत गए थे। ऐसे ही भारत के जुडिशरी के इतिहास में आज तक के सबसे महान जज माने जाते हैं हंसराज खन्ना, HR खन्ना, जिन्होंने इमरजेंसी के दौर में भी इंदिरा गांधी का विरोध करने का साहस अकेले दिखाया था। एक केस आपने सुना होगा, हेबियस कॉर्पस केस कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण मामला। अब तक का सबसे मुश्किल मामला इस सेंस में था कि नागरिकों की अनुच्छेद 21 खतरे में था, जिसको हम कहेंगे गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार। हालांकि उस समय तक गरिमापूर्ण व्याख्या नहीं आई थी। 4 जजेस ने इंदिरा गांधी के सामने घुटने टेक दिए, पर हंसराज खन्ना ने विसम्मत जजमेंट, डिसेंटिंग जजमेंट दिया। वो हीरो बन गए थे। इलेक्शन लड़ा उन्होंने, उसके बाद 1982 का लड़ा जैल सिंह के खिलाफ। अंतरात्मा की आवाज़ लगाई उन्होंने, लेकिन लोगों ने सुनी नहीं। उसके अगले इलेक्शन में जो कृष्णा अय्यर थे वो इलेक्शन लड़ रहे थे वेंकट रमन के खिलाफ, तब भी आवाज़ सुनी नहीं किसी ने। अब अंतरात्मा की आवाज़ मीरा कुमार ने लगाई है इस बार कि पार्टी लाइन में मत दो, अंतरात्मा की आवाज़ पे दो। लेकिन माहौल देख के लग नहीं रहा कोई सुनने वाला आवाज़, क्योंकि पार्टी लाइन्स ज़्यादा महत्वपूर्ण इस समय है। अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे बड़ी मेजॉरिटी से कौन लोग राष्ट्रपति का इलेक्शन जीते आज तक, नंबर 1 पर राजेंद्र प्रसाद 1957, कितना 99.3।
नंबर 2 पर डॉक्टर राधा कृष्णन 1962 98.3%। और एक तीसरे व्यक्ति और थे के.आर. नारायणन। के.आर. नारायणन अलग ही किस्म के थे, मतलब मुझसे कोई पूछे तो भारत के अब तक के सबसे अच्छे राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ही हुए हैं। उनको कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी सब ने अपना प्रतिनिधि बना दिया कि हमारा प्रत्याशी ये है। अब बीजेपी सोच रही थी कि हम क्या करें, किसको उतारें विरोध में। इनका जीतना तय था। ये खुद बीजेपी के पास गए और कहा कि मैं चाहता हूं कि आप भी समर्थन करें, राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव की ज़रूरत क्यों होनी चाहिए। और बीजेपी ने समर्थन कर दिया। पूरा देश इनके साथ था। पर पूरा देश अगर एक साथ है तो एक पार्टी साथ में नहीं आ सकती, उसका नाम है शिवसेना। उन्होंने कहा ना, हम नहीं मानेंगे, तो उन्होंने टी.एन. शेषन को खड़ा कर दिया इनके खिलाफ। लेकिन तब भी 94.75% के करीब वोट इनको मिले। ये बात 1997 की है। ये 3 ही ऐसे प्रेसिडेंट हुए जो 90% से ज़्यादा वोट लेके जीते हैं। 2 ही हैं जो 60 से कम पे रहे हैं। एक तो सेकंड काउंटिंग वाले वी.वी. गिरी, एक जाकिर हुसैन 56% पे। बाकी सबका 60, 70, 80, 85 ये परसेंटेज रहती है। और कोई विशेष बात नहीं। अब आप लोग सवाल पूछिए, उन सवालों का जवाब दें। सर, मेरा सवाल ये है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 लोग समर्थन करते हैं, 50 एमपी, और उतने ही लोग अनुमोदन करते हैं। तो इस लोकतांत्रिक देश में क्या आम आदमी या कोई ऐसा व्यक्ति इस पद तक पहुंच सकता है जिसका किसी दल से कोई वास्ता ना हो? 50 एमपी समर्थन करते हैं ऐसा नहीं है, एमएलए भी हो सकते हैं जी। बस राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक गण में से होना चाहिए। जी, यानी 4896 में से कुल 100 लोग जी चाहिए। जी। ये ठीक है कि आम आदमी उनसे समर्थन नहीं ले सकता है, लेकिन एक बात ये भी कि जो 100 से समर्थन नहीं ले सकता है वो उनसे इलेक्शन जीत कैसे सकता है। तो मेरा ख्याल है कि आम आदमी जो किसी पार्टी का नहीं है, लेकिन अगर उसकी छवि बहुत अच्छी है जी, तो उसे 100 लोग मिलना बहुत मुश्किल बात भी नहीं है। कम से कम 1-2 राज्यों के विधायक तो मिल ही जाने चाहिए। जबकि ये कंडीशन है नहीं कि उन विधायकों को उसी को वोट डालना है, तो उनको कोई ऐसे नैतिक दबाव भी नहीं है क्योंकि गुप्त मतदान है। मतलब मेरा ख्याल है कि इतना भी मुश्किल नहीं करेंगे तो राष्ट्रीय चुनाव में फिर वो नगर निगम जैसा माहौल ना बन जाए कि 300 उम्मीदवार खड़े हैं और आप उन सबको मैनेज करें। 37 उम्मीदवार खड़े हुए हैं और 2-3 को छोड़ के सब नॉन सीरियस उम्मीदवार होते हैं। तो मेरे ख्याल से तो ठीक है, ज़रूरी है। सर, राष्ट्रपति देश के संघीय चरित्र का प्रतीक है, तो लेकिन उसके चुनाव में दिखता भी है, चूँकि पूरे देश चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं। लेकिन उसके जब महाभियोग आते हैं तो महाभियोग में केवल संसद की सहभागिता होती है। तो कहीं ना कहीं सर संघीय चरित्र प्रभावित तो होती है इससे, क्योंकि हो सकता है कि केंद्र में जिस दल की सरकार हो, राज्यों में नहीं हो। राज्य चाहें कि राष्ट्रपति रहें, लेकिन केंद्र उसे हटा सकती है। देखिए, राष्ट्रपति को हटाने का जो तरीका है उसमें राज्यों की भूमिका डायरेक्टली तो नहीं है, सही बात है। ऐसा करने की वजह मेरे ख्याल से जो रही होगी कि राष्ट्रपति को चुनना एक बहुत बड़ा आयोजन है, लेकिन हटाने के लिए उतने बड़े आयोजन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रपति को डर लगे कि अगर मैं गलत काम करूंगा तो मुझे हटाने के लिए उतनी ही बड़ी व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है जितनी बड़ी व्यवस्था मुझे चुनने के लिए थी। एक तो ये है। दूसरा, राज्यसभा प्रतीकात्मक रूप से राज्यों का ही प्रतिनिधित्व है और राज्यसभा की उसमें भूमिका बराबर की रहती है। तीसरा, राष्ट्रपति को हटाना भारत का सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि भारत में जो मेजॉरिटीज़ हैं, कई तरह की मेजॉरिटीज़ हैं। संविधान संशोधन के लिए जो मेजॉरिटी चाहिए वो दोनों सदनों में अलग अलग कुल संख्या का बहुमत प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 बहुमत चाहिए। राष्ट्रपति के महाभियोग में संसद के दोनों सदनों में अलग अलग कुल संख्या का 2/3 बहुमत चाहिए, जो हमारे संविधान की सबसे बड़ी मेजॉरिटी है। और राज्यसभा यानी 200 अगर 45 मेंबर्स उसमें हैं तो 164 चाहिए। अगर राज्यसभा के 164 मेंबर समर्थन कर रहे हैं उसको हटाने का, तो इसका मतलब है कि मामला बहुत हल्का नहीं है, बहुत गंभीर मामला है। और मुझे लगता है कि वो ठीक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति को हटाना उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए जितना मुश्किल उसको चुनना होता है। ठीक है, इतना खतरा होना चाहिए हर व्यक्ति को। सर, राष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष की क्या भूमिका है? विपक्ष की भूमिका ये है कि सार्थक संवाद करके अच्छे व्यक्ति को लेके आए तो बढ़िया है, वरना एक दूसरा व्यक्ति खड़ा करे और हारे। कोई खास भूमिका विपक्ष की नहीं है। केवल एक बार ऐसा हुआ 77 में, जब नीलम संजीव रेड्डी का नाम आया
जनता पार्टी की सरकार थी, जनता पार्टी ने ये परंपरा स्थापित करने का प्रयास किया कि हम आम सहमति से राष्ट्रपति चुनें। कुछ नाम इन्होंने सुझाए, कांग्रेस ने ऑब्जेक्शन किया, करते करते नीलम संजीव रेड्डी के नाम पे सहमति बनी। कई नाम उस समय आए थे, जैसे जगजीवन राम का नाम भी उस समय चरण सिंह ने प्रपोज किया था। लेकिन अंत में ये हुआ कि नीलम संजीव रेड्डी के नाम पे सबकी सहमति बन गई। कांग्रेस को शायद ये लगा होगा कि वीवी गिरी वाले इलेक्शन में इनको चोट लगी थी, तो हम थोड़ा सा सहूलियत दें इनको। लेकिन उसके बाद से कई बार कोशिश करने के बाद भी ऐसा हो नहीं पा रहा कि सहमति बने। होना ही चाहिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में सहमति बने तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं बन पाती तो विपक्ष की भूमिका ये है कि विपक्ष के दबाव में कम से कम ये रहता है कि आप किसी ऐरे गहरे व्यक्ति को राष्ट्रपति नहीं बना सकते। अगर विपक्ष ताकतवर है, विपक्ष कमज़ोर है तो किसी को भी बना सकते हैं। जैसे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या जैल सिंह के राष्ट्रपति बनने में उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभा रहा था। फखरुद्दीन अली अहमद के मामले में भी ऐसा ही था। लेकिन अगर आपके पास बहुत ठोस बहुमत नहीं है सरकार के पास, विपक्ष अगर ताकतवर है, यानी मान लीजिए 55 और 45% निर्वाचक गण में अनुपात है, तो सरकार पर दबाव रहता है कि अच्छे उम्मीदवार को हिलाए, वरना अंदर ही अंदर गुप्त मतदान होने की वजह से क्रॉस वोटिंग हो सकती है। तो विपक्ष की बड़ी भूमिका ये है कि अच्छे उम्मीदवार को लाने का दबाव बनाता है, और वो भूमिका अपने आप में पर्याप्त भूमिका है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ख्याल है कि कंसेप्ट टॉक जिस उद्देश्य से हमने शुरू किया है वो आज भी पूरा हुआ होगा। राष्ट्रपति का चुनाव एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर घरों में डिबेट चलती है कि कैसे इलेक्शन होता है, और लोग अक्सर नहीं समझ पाते। आप लोग तो IAS बनने वाले हैं, देश संभालने वाले हैं, क्या पता राष्ट्रपति बने भी कल को। इसलिए ज़रूरी है कि आप सिस्टम समझें, और अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो किसी भी परीक्षा में जब आप अपनी बात रखेंगे, बोल के, लिख के, आपकी परफॉर्मेंस हमेशा बेहतर होगी। और हम इसी तरह से और कंसेप्ट टॉक करते रहेंगे विभिन्न विषयों पर। आप लोग पार्टिसिपेट करते रहिएगा। धन्यवाद।